हाय गाइस, वेलकम टू वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स और एग्जामिनेशन पेपर 2020 क्वालिफाइंग कोर्स मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले मैं इस पेपर के 28 क्वेश्चन आपको लास्ट वाली वीडियो में करा चुका हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इससे पहले क्वालिफाइंग कोर्स जनरल अवेयरनेस की 3 वीडियोस आ चुकी हैं, 3 क्लासेस आ चुकी हैं। उनमें मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। यदि आपने वो तीनों नहीं देखी हैं तो प्लेबैक स्पीड को बढ़ा करके फटाफट से उन तीनों को देख लीजिएगा। और जो तीसरे नंबर वाली क्लास है, तीसरे नंबर वाली जो वीडियो है, उसमें मैंने इस पेपर के 2020 वाले पेपर के 28 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अच्छा, आपके लिए एक और चीज़ बता दूं अभी मुद्दे पे आने से पहले कि इसके बाद मैं एक वीडियो और डालने वाला हूं। उस वीडियो में पूरा का पूरा मॉडल पेपर कवर करूंगा, बस उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। लेकिन मॉडल में बहुत सारे आंसर गलत होते हैं, अपडेटेड नहीं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको अपडेटेड मिलेंगी। ठीक है, चलो अब आते हैं सीधा मुद्दे की बात पर, जो हमें यहां पर अभी पढ़ना है, यहां पर अभी कवर करना है। देखिए, मैंने बताया कि 28 क्वेश्चन तो मैं पहले करा चुका हूं। 29वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन है इन ऑप्शंस में से जो बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो इन्होंने तो विटामिन डी आंसर दे रखा है। मैंने कहा ना, मॉडल में तो बहुत आंसर गलत होते हैं यार। तो देखो, आंसर होगा आपका विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी क्या होता है, ये पानी के साथ बहुत ज्यादा घुलनशील होता है और दैट इज वाई कि ये बॉडी के बाहर निकल जाता है, बहुत जल्दी स्टोर नहीं होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी विटामिन सी, नॉट विटामिन डी। ठीक है, बेस्ट आंसर इज विटामिन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। देखिए, भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला यानी ऐसा स्टेट जिसके पास सबसे ज्यादा लैंड है, सबसे ज्यादा जमीन है, सबसे ज्यादा एरिया है, तो वो है राजस्थान। पूछने लगे दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, फिर राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, और अपना जो यूपी है ना, वो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग यानी एरिया के अकॉर्डिंग आता है चौथे नंबर पर। यूपी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, जनसंख्या के अनुसार तो आता है फर्स्ट नंबर पर, लेकिन क्षेत्रफल यानी एरिया के अकॉर्डिंग आता है भारत में ये चौथे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। देखिए, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, दोनों में ही मिनिमम एज, यदि आपको विधानसभा या लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो दोनों में ही मिनिमम एज कितनी होती है, 25 ईयर्स होती है। आपसे पूछ बैठे कि राष्ट्रपति की मिनिमम एज क्या होती है, तो राष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। भारत का संविधान, माफ कीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की आजादी देता है ना, प्रेस को फ्रीडम देता है। तो देखिए, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो है वो प्रेस को आजादी देता है। अनुच्छेद 19 ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय अनुमानित कौन करता है। जो नेशनल इनकम होती है उसको कौन अनुमानित करता है। तो देखिए, नेशनल इनकम को अनुमानित करता है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। जो नेशनल इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है, उसको कौन अनुमानित करता है, वित्त आयोग यानी फाइनेंशियल कमीशन करता है। भारत का वित्त मंत्री कौन है, ये सबको पता है, निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, पुलित्जर अवार्ड जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये समझ लीजिएगा, 1917 में ये स्टार्ट हुआ था, 1917 में प्रारंभ किया गया। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए का एक प्रमुख पुरस्कार है, जो समाचार पत्रों की पत्रकारिता और समाचार पत्रों में साहित्य एवं संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को प्रदान किया जाता है। किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता में दिया जाता है, साहित्य यानी लिटरेचर में भी दिया जाता है, और संगीत रचना के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य करते हैं उनको ये दिया जाता है। 1917 में ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं जी। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 36 नंबर क्वेश्चन है। सत्यम घोटाला संबंधित है चीनी से, ताबूत से, कंप्यूटर से, खेल से। देखिए, सत्यम घोटाला ना कंप्यूटर से रिलेटेड है। देखिए समझिए, सत्यम घोटाला जो था ये भारत का एक कॉरपोरेट घोटाला था जो सन 2009 में सामने आया था। 2009 में ये सामने आया था। सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड के अध्यक्ष थे रामलिंग राजू ने। उन्होंने 2009 में ये बात एक्सेप्ट की थी कि इस कंपनी के खातों में जो एंट्रीज हैं वो झूठी की गई थी। द सत्यम स्कैम वाज अ कॉरपोरेट स्कैम इन इंडिया दैट सरफेस्ड इन 2009. Ramalinga Raju, chairman Satyam Computers Limited, admitted in 2009 that false entries, मैंने कहा झूठी प्रविष्टियां, false entries had been made in the accounts of this company. तो सत्यम घोटाला किससे संबंधित है, कंप्यूटर से संबंधित है। पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में एलोरा की गुफा स्थित है। देखिए, एलोरा की गुफाएं पूछे चाहे अजंता की गुफाएं पूछे, ये हैं दोनों महाराष्ट्र में। अरे कहां पर हैं ये, महाराष्ट्र में हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए,
राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल कौन है? वो है आनंदीबेन पटेल। आपको पता ही है मध्य प्रदेश एमपी की भी गवर्नर रह चुकी हैं और अभी उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं, ठीक है, और एमपी की रह चुकी हैं। और इससे पहले ये सीएम भी रह चुके हैं गुजरात की, आपको ये बात पता होगी। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो देखिए जो हाई कोर्ट है यूपी की वो है प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है, लेकिन ये तो पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय कहाँ से, तो वो तो प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है, ठीक है। बात आ रही सबको समझ में? चलो जी, कोई टेंशन दी गल नहीं जी। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय जिसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर के एरिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को, याद रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, साहित्य के लिए, इन 1913। कब दिया गया था इनको नोबेल प्राइज? 1913 में। किस चीज के लिए दिया गया था? इनको दिया गया था इनकी जो पोएट्री कलेक्शन है गीतांजलि, इन्होंने जो रचना की थी गीतांजलि, इनकी रचना गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये साहित्य के लिए इनको दिया गया था। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? देखिए अर्जुन अवार्ड जो है वो खेल से संबंधित है। देखिए अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यानी जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं उनको दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ 1961 में हुआ था, यानी 1961 से अर्जुन पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ था। पुरस्कार स्वरूप 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है, अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको बातें आ रही होंगी समझ में। माउंट आबू किस राज्य में स्थित है? देखिए माउंट आबू स्थित है, इनमें से किसी में भी नहीं है, राजस्थान में स्थित है। राजस्थान तो ऑप्शन में है नहीं। अच्छा, माउंट आबू को ना राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है, याद रखना। माउंट आबू इज अ हिल स्टेशन, ये एक हिल स्टेशन है इन द वेस्टर्न इंडियाज राजस्थान स्टेट, ठीक है। राजस्थान स्टेट में ये बिल्कुल गुजरात बॉर्डर के पास है, और कहां पर है? राजस्थान में है। और माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहा जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में शिमला है ना, ऐसे ही इसको कहा जाता है राजस्थान का शिमला, ठीक है। थोड़ी वीडियो ब्लूइश हो गई है, मैं इसको थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? देखिए ये अगस्त 1945 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया था। 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? देखिए अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बात को समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों पुराना हो चुका है। 2019 वाला व्यास सम्मान तो जो 2020 में दिया गया था वो नासिरा शर्मा को दिया गया था, लेकिन अभी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बात को ध्यान से समझना। देखिए जो व्यास सम्मान है वो 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। पहले आप ये समझ लीजिए, जो व्यास सम्मान था वो 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया, और व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। देखिए वर्ष 2019 में 29वां व्यास सम्मान हिंदी की जो प्रसिद्ध लेखिका नासिरा शर्मा को उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था। तो उस क्वेश्चन का आंसर हो गया लेकिन अभी के लिए समझो, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं प्रोफेसर शरद पगारे, उनको वर्ष 2020 के लिए प्रतिष्ठित 30वां व्यास सम्मान दिया गया है। अब देखो 2019 का तो तब पूछा था, हो सकता है अब आपसे 2020 का पूछ बैठे, तो याद रखना जो अब 2020 का दिया गया है वो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। ये 30वां व्यास सम्मान इनको मिला है, और प्रोफेसर शरद पगारे को यह पुरस्कार इनके उपन्यास, इन्होंने एक उपन्यास, एक नोवेल लिखा है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसके लिए प्रदान किया गया है। और 2019 वाला तो नासिरा शर्मा को मिला था, वो कागज की नाव के लिए मिला था। मुझे उम्मीद आपको ये बातें आ रही होंगी समझ में, कोई टेंशन की बात नहीं है जी। चलो आगे बढ़ जाएं। देखो अगला है 2019 में सरस्वती सम्मान, इन 2019 सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए 2019 वाला जो सरस्वती सम्मान था वो डॉक्टर के शिवा रेड्डी को प्रदान किया गया था। लेकिन फिर यही बात उठती है कि जो सरस्वती सम्मान है उसके संबंध में भी एक बात जान लीजिए। सरस्वती सम्मान जो है वो भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला एक साहित्य पुरस्कार है। याद रखना पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के जो साहित्यकार थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, उनकी आत्मकथा के लिए, जो उन्होंने आत्मकथा लिखी थी, यानी उन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला था। के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। लेकिन अब आते हैं आपके जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसके ऊपर। देखिए 30 मार्च 2021 को
प्रसिद्ध मराठी के लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ये यहां पर इस बात को समझिए, यहां पर इस बात को समझिए, यहां पर समझने की जरूरत है। यहां पर जो डॉक्टर के शिवा रेड्डी दे रखा है ये ठीक है, 2019 में सरस्वती सम्मान इनको मिला है, लेकिन अभी आपको अपडेटेड फैक्ट को पढ़ना है। 30 मार्च 2021 को प्रसिद्ध मराठी के लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। देखिए होता क्या है, जैसे 2019 का पूछा है तो 2019 वाला सम्मान 2019 वाला सम्मान 2020 में मिलता है। तो ऐसे में आपको एक बात बता रहा हूं, ये 2020 के लिए जो सम्मान मिला है ना सरस्वती सम्मान, तो 2019 का हो गया वो, तो इसको समझो। तो 2020 के लिए जो मिला है 30वां, ये मिला डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। वो तो क्वेश्चन पुराना हो चुका, अब वो क्वेश्चन तो पुराना हो चुका। बात आई समझ में, ये अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। और उन्हें यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया अब ये जाएगा इसलिए लिख दिया, ये दिया गया ऐसा होना चाहिए, ठीक है। 30 मार्च 2021 को डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, यदि पूछे सरस्वती सम्मान किसको दिया गया। अच्छा याद रखना, इससे पहले 2019 का 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया था, जो 2020 में दिया गया। समझिए बात को, ये क्वेश्चन काफी पुराना हो चुका है। यहां पर देखो 2019 में सरस्वती सम्मान किसको प्रदान किया गया, ये उससे भी पुराना क्वेश्चन है 2019 में। मैं आपको बता रहा हूं 2020 में किसको मिला, पहले तो ये समझ लो। क्योंकि देखो 30 मार्च 2021 का है ये, 30 मार्च 2021 को डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को मिला। पेपर आपका पहले ही छप चुका है, तो इसके आने की संभावना बहुत कम है। पेपर तो मार्च में आपके मार्च में ही छप चुके थे स्टार्टिंग में ही, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम है। लेकिन ये इससे पहले 2019 का जो 29वां सरस्वती सम्मान है, जो 2020 में दिया गया, जो 2020 में दिया गया है, वो दिया गया था वासुदेव मोही को। ये ध्यान रखना, गड़बड़ मत करके आ जाना। वो किसको दिया गया था, वासुदेव मोही को। नहीं दिख रहा है, चलो जूम कर देता हूं इसे, ठीक है। वो दिया गया था वासुदेव मोही को 2020 में, ये अच्छा से समझ लीजिएगा। और अब 2021 में किसको दिया है, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। इस वाले के आने के चांसेस कम है, क्योंकि ये तो अभी मार्च में दिया गया, आपके पेपर छप चुके हैं उससे पहले ही, ठीक है। तो इसके चांसेस कम है। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया। देखिए जो भारत रत्न है वो लास्ट टाइम इन तीनों को दिया गया है, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख को भी, भूपेन हजारिका को भी। याद रखना, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को वो मरणोपरांत मिला, यानी मरने के बाद मिला है, ठीक है। और प्रणब मुखर्जी को भी मिला है, इन तीनों के तीनों को ही, प्रणब मुखर्जी को भी दिया गया था, नानाजी देशमुख को भी दिया गया था, और भूपेन, इनको तो जब ये जीवित थे, जीवित रहते ही दिया गया था, ठीक है। प्रणब मुखर्जी तब जीवित थे जब इनको मिला था भारत रत्न पुरस्कार, लेकिन नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। बात आ रही सबको समझ। याद रखना, जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 1954 में, 1954 में की गई थी, उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। बात ही समझ। लेकिन उस टाइम पर ये मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके एक साल बाद 1955 से ये मरणोपरांत, यानी जो व्यक्ति मर चुके हैं उनको भी ये दे दिया जाता है, ठीक है। बात आ रही सबको समझ में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए यदि आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिंक। आपसे पूछे भारत का पहला वायसराय कौन था, आपसे पूछे भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। याद रखना कौन था, लॉर्ड कैनिंग, ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। गीत गोविंद की रचना किसने की, जयदेव ने की। तो आसान आसान चीजें, इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। सूचना का अधिकार यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 में। आरटीआई अधिनियम कब पारित हुआ था, 2005 में हुआ था, सूचना का अधिकार। परमवीर चक्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1947 में। परमवीर चक्र जो है उसकी स्थापना हुई थी 1947 में। आगे बढ़ जाएं, चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन थे। तो आपको पता ही होगा महाभारत के रचयिता थे, महाभारत के जो रचयिता थे वो थे वेदव्यास, ठीक है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा रामायण के रचयिता कौन थे, दैट वाज महर्षि वाल्मीकि, ओके। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, शेड्यूल्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी फिलहाल 12 शेड्यूल्स हैं, लेकिन मैंने आपको समझाया था, ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 395 तो आर्टिकल्स थे, 395 तो अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इन्हीं को पूछ रहा है वो अनुसूचियां, 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन यदि अब की बात करें तो अभी लगभग 470 तो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं जो पहले 22 थे, और अब 12 अनुसूचियां। कितने शेड्यूल्स हैं, 12 हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या पूछ रहा है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई या कब अस्तित्व में आया। तो याद रखना
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। याद रख, देखिए समझिए बात को, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर, और जब ये स्थापना हुई थी ना तो इसके अधिकार पत्र पर 50 देशों ने साइन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। अब इसको स्थापित क्यों किया गया था, रीजन क्या था? देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, आपको पता होना चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 तक। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे उन्होंने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को एक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। जो विजेता देश थे उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, यानी जब भी कभी इंटरनेशनल लेवल पर विभिन्न देशों के बीच में स्ट्रगल चलेगा, लड़ाइयां चलेंगी, तो एक ऐसी संस्था हो जो हमें समझाए, ठीक है। और वे ये चाहते थे कि भविष्य में फिर कभी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह युद्ध ना हो, तो एक ऐसी संस्था हो जो सब देशों को जोड़ करके रखे आपस में। तो इसी उद्देश्य से स्थापना की गई थी संयुक्त राष्ट्र की। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। याद रखना, अभी संयुक्त राष्ट्र में 193 कंट्रीज हैं, इसकी जो सदस्य देश हैं 193 देश हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय देश जो है इसकी मान्यता ले चुके हैं, कुछ देश बचे हुए हैं जो मतलब पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, वो देश हैं। इसका आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो उसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। और इसके जो सदस्य वर्ग हैं वो है 193 देश इसके सदस्य हैं। आपसे पूछे कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो वो है अरबियन, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन है, इसके महासचिव कौन है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके अध्यक्ष कौन है, उसके महासचिव कौन है? तो उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुटेरेस। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? जैसे अभी एंटोनियो गुटेरेस है महासचिव, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना, इसमें होती है एक साधारण महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ में एक साधारण महासभा होती है, वो साधारण महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष यानी महासचिव की नियुक्ति करती है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? देखिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो होता है उसमें 47 सदस्य होते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद होता है उसमें 47 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 47 सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 1993 में। कब हुई थी? 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखना। अच्छा आगे बढ़ते हैं और आगे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यार ये वीडियो क्वालिटी प्लीज़ मैं एक बार फिर से इसको सही कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा हाँ, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को, ठीक है। चलो, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। ये जो ह्यूमन राइट्स डे है ये कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में फेडरेशन कप किससे संबंधित है? देखिए जो फेडरेशन कप होता है ना इंडिया में, वो होता है फुटबॉल का। फुटबॉल का जो फेडरेशन कप होता है वो फुटबॉल का होता है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? अब ये देखो, आपको ना मैंने लास्ट वाले सेशन में, जो लास्ट वाला जो क्लास थी या लास्ट वाली जो क्लास थी, लास्ट वाले सेशन में मैंने आपको समझाए थे नारे, किसने कौन कौन से नारे दिए, वो जरूर आपको पता होने चाहिए। और मैंने बताया था कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। लास्ट वाली वीडियो में मैंने बताया था ये। कौन सा रोग कुत्ते के काटने से होता है? तो रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। चलो आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ? पहले यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए जरूर, ठीक है। देखिए यूनिसेफ जो है उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। क्या है? वापस रिपीट कीजिए, United Nations Children's Emergency Fund. UNICEF, also known as the United Nations Children Emergency Fund, is a United Nations agency responsible for providing humanitarian and developmental aid to children worldwide. देखिए क्या है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो यूनिसेफ है, इस यूनिसेफ की स्थापना का जो उद्देश्य था, जो उसका मोटिव था स्टार्टिंग में, वो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मैंने बताया 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था और बहुत लोग उसमें मारे गए थे और बहुत सारे फैमिलीज, परिवार तबाह हो चुके थे। तो इसका जो स्टार्टिंग में जो इसका इनिशियल मोटिव था वो ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नष्ट हुए जो देश बर्बाद हो चुके हैं, नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। किसका काम? इस संस्था का काम, यूनिसेफ का,
ठीक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने की थी 11 दिसंबर 1946 को। याद रखना, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में, ठीक है। यूएसए में, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है यूनिसेफ का। आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाएं। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई है, इसको किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948। याद रखिएगा, इस संस्था की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ, ये जय लिखा हुआ है, जय होना चाहिए था, ये टाइपिंग गलत है, समझ विकसित कराने की संस्था है। आपने देखा होगा अभी जैसे कोविड-19 के केस में भी आपने देखा होगा WHO से बहुत सारी गाइडलाइंस आ रही थी। तो इस WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है, इसका उद्देश्य यह है कि संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है। याद रखना, WHO का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। याद रखना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, मुख्यालय पूछा जा सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डोरेंट लाइन किस किस को बांटते हैं? अब देखो, मैंने को ये तो मैं बता चुका, मैंने कहा ना पिछले वाले 3 पार्ट जरूर देखिएगा। डोरेंट लाइन जो है वो डिवाइड करती है इंडिया और अफगानिस्तान को। इंडिया लगभग 106 किलोमीटर की सीमा, ध्यान से सुनिए, इंडिया की 106 किलोमीटर की सीमा टच करती है अफगानिस्तान को, और ये जगह पड़ती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। वो कश्मीर इस पे पाकिस्तान का अधिकार है, वहां पे टच करता है, ठीक है। और डोरेंट रेखा इसलिए भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। वैसे डोरेंट रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान तो यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, तो आंसर विल बी भारत और अफगानिस्तान। आपसे पूछे मैकमोहन रेखा किस किस के बीच में, तो मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में, भारत और चीन के बीच में है, यदि मैकमोहन रेखा पूछे तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत का ग्रीनविच कहा जाता है? भाई उज्जैन कहा जाता है। पता है आपको पुराने टाइम में क्या था? उज्जैन जो था वो टाइम को मैनेज करने की, यानी टाइम को मेजर करने वाला शहर जो था वो उज्जैन था। उज्जैन में ही टाइम को मेजर किया जाता था। जैसे ग्रीनविच क्या है? ग्रीनविच एक ऐसा शहर है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, जो कि आपको पता होना चाहिए, अच्छे से आपको ग्रीनविच के बारे में पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कई बार जब हम क्रिकेट मैचेस देखते हैं, या आपने कभी मोबाइल में वर्ल्ड क्लॉक देखी होगी, तो वहाँ GMT लिखा होता है। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। देखिए ग्रीनविच जो है वो लंदन में एक जगह है, और वहाँ से जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, वहाँ से होकर गुजरती है। हमने उसको टाइम लाइन मान लिया कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन मान लिया, और ग्रीनविच के अकॉर्डिंग ही पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। हो सकता है आपको ये बात समझ में ना रही हो, मैंने ज्योग्राफी में जब ज्योग्राफी के सेशन जो कराए थे उसमें बहुत अच्छे समझाई थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों को। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना यार, फिर तो इस तरह से तो आप सिलेबस ही नहीं कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में चले जाओगे। तो वैसे मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ बहुत सफिशिएंट बता रहा हूँ। आप ये समझिए ग्रीनविच जो है वो टाइम मापता है, और ये कहां पर है? लंदन में है। यहां से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। ऐसे ही भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। पुराने टाइम में, प्राचीन समय में उज्जैन के अकॉर्डिंग ही पूरे देश का टाइम मापा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि उज्जैन की जो नगरी है वो सूर्य के बिल्कुल ठीक नीचे है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा पुराने शास्त्र हैं, उनमें लिखा हुआ है कि उज्जैन जो है वो सूर्य के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। चलो, तो भारत का ग्रीनविच उज्जैन को कहा जाता है। आगे चलते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से दलहन में अग्रणी कौन है? दलहन में कौन अग्रणी है? तो याद रखना, सबसे दलहन का प्रोडक्शन होता है ना, सबसे ज़्यादा दलहन का प्रोडक्शन करता है MP। अब बात ये आती है कि यार ये दलहन क्या है, इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बताता हूँ ये प्रमुख दलहन होता क्या है। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा। देखो जो दलहन की प्रमुख फसलें वो कौन कौन सी हैं? प्रमुख दलहन फसलें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अरहर है, चना है, मटर है, मसूर, ये फसलें रबी की फसल में आते हैं। ये सारी की सारी दलहन ही हैं ये भी, ठीक है। ये इनको भी हम दलहन कहते हैं। सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया, ये जो फसलें हैं ये खरीफ की फसल हैं, और ये भी प्रमुख दलहनी फसलें हैं। तो इन, यानी कहने का मतलब आप देख रहे हैं ये सारी दालें हैं, ठीक है। तो इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? इनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है MP, मध्य प्रदेश करता है। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है किससे? सौर ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? वो होती है नाभिकीय संलयन से। जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा, बात को जरा समझने की कोशिश करिएगा। 1 मिनट प्लीज। देखिए 1 मिनट, देखिए जब 2 हल्के नाभिक, समझ लो इस बात को ध्यान से, जब 2 हल्के नाभिक जो है संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं नाभिकीय संलयन। मैं आपको आसान भाषा में बता रहा हूं, बिल्कुल विज्ञान वाली भाषा में नहीं है ये चीजें। जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर जुड़कर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। सूर्य से निरंतर जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा का स्रोत है, वास्तव में सूर्य के अंदर हो रही नाभिकीय संलयन प्रक्रिया का ही परिणाम है, जो सूर्य से इतनी सारी ऊर्जा मिलती है। और आपको पता होना चाहिए कि सौर ऊर्जा वह ऊर्जा जो सीधे सूर्य से प्राप्त होती है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था?
यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि सौर ऊर्जा उत्पन्न किससे होती है? ये नाभिकीय संलयन से होती है, जब दो छोटे छोटे नाभिक आपस में संयुक्त होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलो रेल कोच फैक्ट्री स्थित है कहाँ पर? ये है वाराणसी में। ये मैंने आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाया। यदि आप साइंटिफिकल लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपको हाइड्रोजन और हीलियम का भी केस समझना पड़ता है, लेकिन मैं क्योंकि ये BA BSc BCom सबके लिए है तो मैंने आपको ये आसान भाषा में बता दिया है। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? वाराणसी में है। निम्नलिखित में से कौन एक अतिरिक्त संविधानेतर संस्था है? यानी कहने का मतलब ऐसी संस्था इनमें से कौन सी है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है? संविधानेतर मतलब संविधान में उसका जिक्र नहीं है, संविधान से वो चीज़ बाहर है, तो वो है नीति आयोग। देखिए, चुनाव आयोग, राज्य का वितरण और वित्त आयोग, ये तीनों की तीनों संस्थाएं संविधान में इनका उल्लेख है, लेकिन नीति आयोग आप लोग जानते हैं पहले योजना आयोग चलता था, जो 5 ईयर प्लान बनाते थे जिसमें पंचवर्षीय योजनाएं होती। योजना आयोग का नाम बदल के 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बना दिया गया नीति आयोग। ठीक है, और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो नीति आयोग का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। आगे बढ़ जाएं, आगे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों को हम पाते हैं? देखिए, जो हमारे संविधान का भाग 3 है ना, उसमें दे रखे हैं मौलिक अधिकार। मैंने बताया ना, भारत के संविधान में स्टार्टिंग में 22 भाग थे, अभी 25 हैं। तो उन 22 भागों में से जो तीसरा भाग है उसमें हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स पहले 7 थे, अब 6 फंडामेंटल राइट। हमें पूछे कि मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ये होता है लोहे में, इस्पात में, याद रखिएगा। जो ध्वनि होती है, देखिए किसी भी कठोर वस्तु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? लोहे में, यानी इस्पात में होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किस में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? यानी कहने का मतलब वुमेन लिटरेसी रेट सबसे कम है। सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहां पर हैं? तो वो है जिला श्रावस्ती। और आज से पूछे सबसे ज्यादा किस में है, तो वो है औरैया। कौन सा जिला? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, औरैया। ठीक है, चलो चलैया समिति किससे संबंधित है? देखिए, चलैया समिति का संबंध है कर सुधार से, यानी टैक्सेशन के सुधार से, टैक्स के सुधार से। ठीक है, टैक्स रिफॉर्मेशन से संबंध है किसका? चलैया समिति का। भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में जो पीली क्रांति है तिलहन से संबंधित है। और आपको सारी की सारी क्रांतियों के बारे में पता होना चाहिए। चलो मैं आपको सारी की सारी क्रांतियों के बारे में बताता हूं। ठीक है, आ जाओ यहां पर। देखो, आपसे पूछे कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न से, जो खाने वाला अन्न होता है। ठीक है, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। तो इसका संबंध किससे है? गेहूं और धान से, यानी खाने वाले अन्न से। हरित क्रांति का संबंध ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से। किससे संबंध? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध के उत्पादन से। इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी 1964-65 में हुई थी। ठीक है, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड भी कहा गया। श्वेत क्रांति को ही आगे कहा गया ऑपरेशन फ्लड भी। ये पता होना चाहिए आपको। देखिए, तभी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, ये पीली क्रांति आया था, येलो रिवोल्यूशन। पीली क्रांति का संबंध है खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को लेकर, उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो किससे संबंध है इसका? तिलहन। ये तो आंसर था भी, तिलहन फसलों के लिए, यानी तेल, जो वे फसलें जिनसे तेल निकलता है उनको कहते हैं तिलहन। ठीक है, बात है कि समझ में? अच्छा, नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से, यानी मछलियों के प्रोडक्शन से। नीली क्रांति, ये याद रखना, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति यानी पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध है प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से। ध्यान से सुनना, गुलाबी क्रांति का संबंध 2 से है, प्याज के उत्पादन से, ऑनियन के उत्पादन से, और झींगा मछली के उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है। काली क्रांति का संबंध है, काली क्रांति का संबंध है पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से। जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और खनिज तेलों के उत्पादन से संबंध है किसका? काली क्रांति का, ब्लैक रिवॉल्यूशन का। और एथेनॉल का उत्पादन भी इसके जब ये काली क्रांति, ब्लैक रिवॉल्यूशन को घोषित किया गया था, तो इसमें ये टारगेट रखा गया था कि पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया था। आपको ये ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, बस ये समझना है कि काली क्रांति का संबंध किससे है। ऐसे धूसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन, धूसर क्रांति यानी ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध है उर्वरक उत्पादन में। ठीक है, उर्वरक उत्पादन में कहने का मतलब जो खाद होता है, ठीक है, जो खाद होता है ना, उसके उत्पादन में वृद्धि करना। किससे संबंध है इसका संबंध है सीधा सीधा ग्रे रिवॉल्यूशन से, धूसर क्रांति से। ठीक है, खाद के उत्पादन में, उर्वरक के उत्पादनों में वृद्धि करना। रजत क्रांति यानी सिल्वर रिवॉल्यूशन, देखिए रजत क्रांति है भारत में अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रजत क्रांति का संबंध इससे है, ये आपको पता होना चाहिए। सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से। ठीक है, किससे संबंध है? बागवानी से संबंध है सुनहरी क्रांति का। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। इसका संबंध बागवानी उत्पादन से है।
और जिसमें फल विशेषकर सेब आदि और शहद उत्पादन से भी इसको जोड़ लिया जाता है। यानी कहने का मतलब फल वगैरह बाग लगाना, ये सब चीज़ें किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति से संबंधित है। अगला है इंद्रधनुषी क्रांति। अगला है क्या? इंद्रधनुषी क्रांति। देखिए इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें हरित क्रांति, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इसको कहते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। आपको सब चीजें पता होनी चाहिए। सदाबहार क्रांति, इसका उद्देश्य होता है मिट्टी को उन्नत बनाना, जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, उसको कहते हैं सदाबहार क्रांति, रेनबो रिवोल्यूशन। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ता हूं। इसके बाद है गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध है आलू के उत्पादन को बढ़ाना, आलू के प्रोडक्शन को बढ़ाना। मुझे उम्मीद है ये बातें आपको सब समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बात ही समझ। तो यहाँ तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे? तो वो तिलहन से। ऐसे आपसे वो बाकी भी पूछ सकता है, श्वेत क्रांति से, दूध से संबंध है उसका। तो इस तरह की चीजों के लिए आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? देखिए महान्यायवादी को कहते हैं अटॉर्नी जनरल। क्या कहते हैं? मैं नीचे करता हूं इसको जरा। महान्यायवादी कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अब देखिए उस टाइम पे तो मुकुल रोहतगी थे, लेकिन अभी हैं के वेणुगोपाल। आपको पता होना चाहिए अभी कौन है? के वेणुगोपाल। देखिए मुकुल रोहतगी जो थे वो 12 जून 2014 से 30 जून 2014 तक भारत के महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल थे। लेकिन अभी कौन है? के वेणुगोपाल। ये 30 जून 2017 से अभी तक बने हुए हैं। ये बात आपको अपडेटेड फैक्ट में पता होनी चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? के वेणुगोपाल। 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है तो भी आंसर गलत दे रखा है। 2020 में भी के वेणुगोपाल थे, आंसर उन्होंने गलत दे रखा है। ठीक है, आगे आ जाइए। अनुसूचित जातियों का अधिकतम प्रतिशत भारत के किस राज्य में? देखिए अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट सबसे ज्यादा भारत के पंजाब राज्य में है। अगला क्वेश्चन है इको मार्क प्रतीक। इको मार्क का साइन किससे संबंधित? देखिए इको मार्क जो होता है ना वो पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से है। कहने का मतलब जिन वस्तुओं पर, जिन प्रोडक्ट्स पर इको मार्क का साइन होगा तो उसका मतलब ये है कि ये जो वस्तु है ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, ये पर्यावरण में पॉल्यूशन नहीं करेगी बहुत ज्यादा। ठीक है, बात आई समझ में? तो जिस वस्तु पर इको मार्क होता है इसका मतलब वो वस्तु पर्यावरण के लिए सुरक्षित मानी जाती है। तो इको मार्क का संबंध किससे है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। अब देखिए यहां पर कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के आ गए हैं। कैसे आ गए हैं? कुछ क्वेश्चन यहां पर आ गए हैं रीजनिंग के। अब यहां पर देखिए आपसे पूछ रहा है बहुलक। पहले समझिए देखिए बहुलक क्या होता है। आपको इन नंबर जब भी आपसे पूछे कि निम्नलिखित प्रेक्षणों का बहुलक निकालिए, आपको ये देखना कि इनमें कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। ये देखो सबसे पहले 16 है, क्या 16 बार रिपीट हुआ? नहीं हुआ है। 7 कितनी बार रिपीट हुआ है? देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 और 5 बार। मुझे 7 जो है यहाँ पर 5 बार दिखा है। ये सबसे ज्यादा बार जो है वो मुझे 7 दिखा है, 7 दिखा है। ठीक है, क्या और भी कोई ऐसा नंबर है? 0 1 बार है, 2 बार है और 3 बार। 0 केवल 3 बार है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। जब भी आपसे बहुलक पूछे तो बहुलक में आपको वो आंसर देना जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो यहां पर देखो 7 7 7 7 5 बार है तो आंसर हो गया 7। बहुलक बहुत आसान है, आप आराम से निकाल देंगे। अब ये थोड़ा सा पार्ट है रीजनिंग वाला। अरे ये थोड़ा सा पार्ट कैसा है? रीजनिंग वाला पार्ट है, इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, आगे आ जाओ। कह रहा है जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में होगा? अब इसको समझो ध्यान से। जो संबंध 3 और 11 में, इसको ध्यान से समझो। यहां पर समझाने वाला हूं मैं आपको एक बात। देखो पहले एक बात समझो। पहले तो ये ऑप्शन जो है ना गलत छाप रखा है इन्होंने। ये ऑप्शन जो है इन्होंने क्या छाप रखा है? गलत छाप रखा है। सबसे पहली चीज तो ये है। ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए था 51। ये राइट आंसर होता है इसका। क्यों होता है मैं बता रहा हूं। ये 3 का और 11 का रिलेशन पता है कैसे? ये 3 का और 11 का रिलेशन इस तरह से, 3 का स्क्वायर 3 3 9 और इसमें जोड़ा गया 2, तो ये बैठ गया 11। ऐसे ही 7 में क्या होने वाला है? 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो गया, प्लस 2 तो ये हो गया 51। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है यार, मैंने पहले रीजनिंग पढ़ाते हुए कई बार करा रखा है ये। ठीक है, तो आंसर तो इसका 51 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, इन्होंने तो मामला ही उल्टा कर दिया है। अब देखो कहानी क्या है फिर। अब आप लोग कैसे करेंगे, समझो मेरी बात को। यदि क्वेश्चन यही हो और ऑप्शन यही हो तो आप देखिए जो 3 है ये एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है, 11 भी एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर है, और ये 7 भी एक अभाज्य संख्या, एक प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या जानते हो, जो केवल और केवल 1 या खुद अपने आप से डिवाइड हो। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, 7 भी। अब देखो 22 जो है क्या वो प्राइम नंबर है? नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है। ये तो एक और 22 के अलावा किसी दूसरी संख्या 2 से भी कट जाता है, 11 से भी कट जाता है। क्या 57 है? नहीं, ये 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये तो नहीं है, 57 भी नहीं है, प्राइम नंबर तो नहीं है 57 तो। ठीक है, अच्छा क्या 18 है? 18 भी प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या कौन सी? 29। तो इस केस में 29 आंसर हो जाएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से। यदि ऑप्शन यही रहते हैं तो इस केस में आंसर 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा। लेकिन यदि यहां पर 51 होता तो फिर आंसर बेस्ट आंसर होता 51। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आएगी। ये रीजनिंग है भाई, ये रीजनिंग है। रीजनिंग के क्वेश्चन भी आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस में। अब देखो यहां पर आ जाओ। अभी देखिए यहां पर आ जाइए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। यहां पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 81 पे।
41 में से 32 55, 42 में से 34 76। देखो ये कैसे कर रखा है इन्होंने, मैं समझा रहा हूं, देखो ये कैसे किया हुआ है। ये 41 है तो इन्होंने क्या कर रखा है 4 + 1, ये भी क्या हुआ 5। ठीक है, बात आई समझ में। और ये 3 और 2, ये भी क्या 3 + 2, ये भी क्या हो गया 5, ये भी हो गया 5। तो इस 5 और इस 5 से इन्होंने बना दिया 55। समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान से सुनो। 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो ये वाला 5 और ये वाला 5 क्या बना दिया 5 और 5 55 बना दिया। यहां पे आ जाओ, देखो यहां पर क्या है। और ये देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये वाला इन्होंने पहले लिख रखा है, ये वाला 5 तो ये है पहले, यहां पर ये पहला है या ये वाला 5, और जो पहले वाला 5 है इसको उन्होंने लिखा है बाद में। क्यों, मैं आपको समझा रहा हूं, देखो कैसे। 4 और 2 6 को लिख रखा है बाद में, यहां पर समझो ये रीजनिंग है भाई। 4 और 2 6 को लिख रखा है यहां पर बाद में। 4 और 3 7, इस 7 को पहले लिख रखा है। ठीक है, बात आ रही समझ में। ऐसे यहां पर आ जाओ, 5 और 3 8 को लिख रखा है यहां पर बाद में, और 1 और 3 4 इसको लिख रखा है पहले। कहने का मतलब बाद वाले को जोड़ करके डिजिट पहले बना रखी है और पहले वाले को जोड़ करके बाद में इसकी डिजिट लिख रखी है। अब पूछ रहा है आपसे 33 - 22 क्या होगा, तो देखिए 33 - 22 क्या हो जाएगा। आपको सबसे पहले इन दोनों को जोड़ना है। 2 और 2 कितना हो गया 4, यहां लिख दो। 3 और 3 कितना हो गया 6, 46। क्या 46 का आंसर है कहीं, यार देखो आंसर हो गया 46। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। रीजनिंग है भाई, ये रीजनिंग है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, ये रीजनिंग है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए आप अपनी स्क्रीन पर। देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित कूट यानी कोड, एक निश्चित कोड में पेन को 31 लिखते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, यहीं पर देखो, ऊपर देखो यहाँ। अब यदि आपने यदि थोड़ी बहुत रीजनिंग पढ़ी होती तो आप लोग अच्छे से इस चीज को समझ लेते हैं। यदि नहीं पढ़ी तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है पेन, PAN पेन, ये लिखा है। समझो बात को ध्यान से समझना, तभी आएगा समझ में। P होता है 16, जो अब इसके जो अल्फाबेट पे जाइए आप लोग। ठीक है, ये होता है, अरे यार ये बार बार रबर आ रही है, 1 मिनट यार, 1 मिनट प्लीज, थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये अरे 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 ये क्या हो गया, 1 मिनट यार, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, मुझे रुकना ही पड़ेगा। हाँ जी, आ जाइए वापस। पेन को लिखते हैं 31। देखो ध्यान से समझो, आपको ना पहले अल्फाबेट का ऑर्डर याद होना चाहिए। PAN पेन को लिखा है इन्होंने 31, कैसे लिखा है मैं समझाता हूँ। देखिए समझिए बात को ध्यान से। देखिए P का जो P का क्रमांक होता है, P का जो नंबर होता है, P होता है, अरे यार ये तो फिर से वही आ गया, फिर से वही हो रहा है। इसमें क्या प्रॉब्लम हुई भाई, 1 मिनट, क्यों यार क्लास का नाश करवा रहा है। पेन, ये देखिए पेन, P होता है 16, ठीक है, A होता है 1 और N होता है 14। ठीक है, जोड़िए 16 और 14 30 और 1 31, पेन हो गया 31। इस तरह से इन्होंने पेन को 31 लिख रखा है। अब देखिए PAR, इन्होंने PAR को कैसे लिख रखा है। PAR को देखिए आप लोग अच्छे से, इन्होंने इसको कैसे लिखा है। तो कि P होता है कितना 16, A होता है 1 और R होता है 18। इस तरह से जोड़ा इन्होंने इसको, और जोड़िए 16 17 और 18 कितना हो गया 35। इसलिए इसको लिख दिया 35। ठीक है, अब पूछ रहा है PAT कैसे लिखा जाएगा। देखो P कितना होता है यार, P होता है 16, A होता है 1 और T होता है 20। तो 16 20 और 17 जोड़ के कितना हो गया 37, तो 37 आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया 37। मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या कौन सी आएगी। ये एक सीरीज है आपके सामने, देखिए ये 5 है, ये 16 51 158। देखो ये कैसे है, 5 में 3 की गुणा करो, 5 या 15 और उसमें 1 जोड़ दो। इन्होंने क्या कर रखा है, वापस समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। देखो ये 5 16 51 158, यहां पे समझाता हूं अच्छे से, 1 मिनट रुक जाओ। ये ले रखा है इन्होंने 5 16, 1 मिनट देख लेता हूं क्या है क्वेश्चन। 51 और 158, 51 और 158 और आगे जो है ये बताना आपको क्या है। देखो ये क्या किया हुआ है यहाँ पर, ये समझाता हूँ। 5 से 16 कैसे आया है, 5 में 3 की गुणा की गई है और जोड़ा गया है 1, 5 या 15 और 1, इन्होंने लिख दिया इसको 16। उसके बाद क्या किया है, 16 में 3 की गुणा की गई है और जोड़ा है 3, यानी एक विषम संख्या जोड़ रहा है इसमें। तो 16 थी 48 और 3 कितना हो गया 51। अभी ऐसे ही आगे 51 में 3 की गुणा की गई और इस बार जोड़ेगा 5। देख रहे हो आप लोग, ये विषम संख्या है, विषम संख्या जोड़ता जा रहा है। ठीक है, तो 51 थी, कितने हो गए 153 और 5 कितने हो गए 158। अब आपको क्या करना है, 158 की 3 में गुणा करनी है। ठीक है, तो ये हो गया 15 × 3 = 45,
ये हो गया लगभग लगभग आपका 474, इनको जोड़ के हो गया 474। और अब आपको जोड़ना क्या है, आपको जोड़ना है 7, क्योंकि इसके बाद नंबर क्या आ रहा है 7। तो 474 में 7 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 481। क्या 481 है कहीं ऑप्शन में? देखो बिल्कुल सही 481। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है भाई, ये रीजनिंग है यार, देखो इसमें टाइम लग रहा है मुझे थोड़ा सा, ये रीजनिंग है, क्या कर सकते हैं, ये रीजनिंग है। आगे आ जाओ, जी और जे, समझो बात को ध्यान से, जी और जे और क्यू यू के बीच में है। निम्नलिखित युग्म में से किसमें वही संबंध है जो जी जे और क्यू यू के बीच में है? देखो समझो बात को ध्यान से, आगे लेके चलता हूं आपको। जी जे और क्यू यू, ये दे रखा है जी और जे और क्यू और यू। देखिए जी होता है 7, जे होता है 10, क्यू होता है 17 और यू होता है 21। तो इन दोनों में है 3 का डिफरेंस और इनमें है 4 का डिफरेंस। अब यहां पर देखो ऐसे कौन कौन से जिनमें 3 और 4 का से डिफरेंस है। यहां पे आ जाओ, बी और सी 1 का डिफरेंस, डब्ल्यू और जेड, डब्ल्यू 23 होता है, जेड होता है 26, 3 का डिफरेंस, नहीं बनी बात। ए होता है 1, बी होता है 2, 1 का डिफरेंस, ये तो यहीं पे गड़बड़ आ गया। हमें चाहिए देखो यहां पर 3 का डिफरेंस और यहां पर इनमें 4 का डिफरेंस, ऐसा कुछ चाहिए। डी एच, डी में कितना, डी कितना होता है 4 और ये एच होता है 8, यहां पर 4 का डिफरेंस हो गया। नहीं, ए और डी में आ जाओ, ए होता है 1 और डी होता है 4, कितने का डिफरेंस हुआ 3 का। एस कितना होता है देखो यहाँ 19 और डब्ल्यू कितना होता है 23, कितने का डिफरेंस होगा 4 का, इसलिए आंसर ये सही हो गया। डिफरेंस देखना, काम खत्म हो, ये रीजनिंग है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें यदि आपने थोड़ी बहुत यदि रीजनिंग कभी पढ़ी होगी तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है, इनमें से कौन सा अन्य से भिन्न है। आज आगे आ जाओ, यहां पर आ जाओ, यहां पर देखो ध्यान से, ये है डी एफ एच, ये है 4 6 8, देख रहे हो, ये है के एम ओ 11 13 15 में, ये इनकी रैंकिंग होती है, नंबर ये होता है इनका। ठीक है, मैं रैंकिंग लिख रहा हूं इनकी। आर टी और वी, देखो आर होता है 18, टी होता है 20, वी होता है 22। ठीक, अब जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो रीजनिंग में एक रैंकिंग, अल्फाबेट रैंकिंग का चैप्टर आता है। यदि आपने वो किसी ने पढ़ रखा है, यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो उसके लिए तो ये चीजें आसान है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब ये देखो टी डब्ल्यू जेड, टी 20 होता है, डब्ल्यू 23 होता है और ये 26 होता है। यहां पर बिगड़ गया क्रम, देखो यहां पर क्रम बिगड़ गया ना। देखो यहां पर देखो सभी में 2 2 का डिफरेंस, 2 2 का डिफरेंस, 2 2 का डिफरेंस, लेकिन यहां पर देखो यहां पर 3 3 का डिफरेंस हो गया। ये सब में इनमें अलग है, तो इसलिए ये टी डब्ल्यू जेड आंसर में आ गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कुछ लोगों को दिक्कत हुई होगी इसमें जरूर, ठीक है, लेकिन भाई देखो क्या कर सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, अब ये तो मुझे थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है आपके समक्ष, ये रहा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, देखिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम देखिए 1986 में, 1986 व्यापार और उद्योग के शोषण से उपभोक्ताओं यानी कस्टमर के अधिकारों के, कस्टमर के हितों की रक्षा के लिए, कस्टमर के अधिकारों के लिए बनाया गया था 1986 में। क्या देखो 1986 आंसर हो गया, दे रखा है यहाँ पर, लेकिन मैं कुछ और बातें बता देता हूं। देखिए वो क्या रहा है, जो आज ग्राहक है, ग्राहक के साथ जो है, ग्राहक को जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, गारंटी के बाद भी सर्विस नहीं मिलती है, ठगी, कम नापतोल, ये ग्राहक जो है इन सभी संकटों से घिरा हुआ है। ग्राहक संरक्षण के लिए विभिन्न विभिन्न कानून भी बने हैं, लेकिन आज जो ग्राहक, फिर भी इसके बावजूद भी ग्राहक जो है वो गवर्नमेंट पर डिपेंड हो गया है, गवर्नमेंट पर डिपेंड हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट ने उपभोक्ता संरक्षण, एक प्रकार का सरकारी नियंत्रण होता है, एक तरह से गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, जो उपभोक्ता यानी कस्टमर के हितों की रक्षा करता है। 1986 में यह अधिनियम बनाया गया था। उम्मीद है ये बातें समझ में आपको आ रही होंगी। 87 कह रहा है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? पहले तो इस बात को समझ लीजिए। देखिए मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए हुआ क्या, संयुक्त राष्ट्र, मैंने बताया कि आपने देखा होगा 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में ये बात कही गई थी कि संयुक्त राष्ट्र के लोग यह विश्वास करते हैं कि कुछ ऐसे मानवाधिकार हैं, यानी मानव के अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, जो कभी नहीं छीने जा सकते। मानव की गरिमा है, ह्यूमन की एक डिग्निटी होती है और स्त्री पुरुष के समान अधिकार हैं। तो इस घोषणा के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को 1948 को मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अंगीकार किया, यानी इसको स्वीकार किया। इन्होंने मानवाधिकार के 30 आर्टिकल बनाए संयुक्त राष्ट्र ने ही, ठीक है, 30 आर्टिकल बनाए। तो ये वही पूछ रहा है, इसमें कुल 30 अनुच्छेद हैं। किस चीज को लेकर के? कि मानव के कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कभी छीने नहीं जा सकते, उनको लेकर के कुल मिलाकर के 30 आर्टिकल हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं, तो वो है 30 हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, कौन सा
कौन सा एक भारत के संविधान का स्रोत है? भारत के लोग, संसद, ब्रिटिश संसद या राष्ट्रपति? देखिए इनमें भारत के लोग, भारत के, आपने पढ़ा ना जब संविधान की प्रस्तावना कभी पढ़िएगा, हम भारत के लोग, ठीक है, उसमें ऐसा आता है, जब कभी आप प्रियम्बल पढ़िएगा तो उसमें आता है हम भारत के लोग, इस तरह से प्रियम्बल की स्टार्टिंग होती है। तो इनमें संविधान का स्रोत है भारत के लोग, ठीक है भाई। जो संविधान है वो किसके लिए बना है? अरे भारत के लोगों के लिए। जो भारत का संविधान है वो किसके लिए बना है? वो संसद के लिए नहीं बना, वो राष्ट्रपति के लिए बना, वो भारत के लोगों के लिए बना है, ब्रिटिश संसद के लिए बना। भारत के संविधान का जो स्रोत है वो है भारत के लोग, भारत के लोगों के लिए बना है, ठीक है। बात आई समझ में? ये बात अच्छे से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ने पूछा है कि भारत, कौन सा भारत के संविधान का एक स्रोत है। अब हालांकि एक और चीज भी हो सकती है, सुनो मेरी बात, इसमें एक बात और मुझे और समझ में आई है। एक 1 मिनट प्लीज वेट, थोड़ा सा वेट कीजिए। ब्रिटिश संसद, देखिए ब्रिटिश संसद ने नहीं बनाया भारत का संविधान, समझो। काफी लोग इसमें ये कहते हैं कि ब्रिटिश, हमने वो जो भारत सरकार ने 1935 से बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे सोर्सेज लिए हैं। भाई वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान का स्रोत क्या है? क्या ब्रिटिश संसद से हमने संविधान को लिया? नहीं, ब्रिटिश संसद से नहीं लिया हमने ब्रिटेन के संविधान से कुछ चीजें उठाई हैं, लेकिन ब्रिटिश संसद से नहीं। जो भारत का संविधान का स्रोत है वो तो भारत के लोग ही हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है 89, भारत का कम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा था? राजस्थान था। सबसे कम वाला कौन सा है? गोवा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? हेग में, ठीक है। कहाँ पर है? हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में, ठीक है। नीदरलैंड के हेग में है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? हेग में, नीदरलैंड में। भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या है? वो है अप्सरा। जो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम क्या है? अप्सरा, ठीक है। देखो बात को समझिए ध्यान से। एशिया का, भारत छोड़िए, एशिया के पहले रिएक्टर को अप्सरा कहा जाता है। ये 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर में बना था। और BARC की वेबसाइट के मुताबिक तत्काल उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 1957 में इसका उद्घाटन किया था। तो याद रखिएगा, एशिया का जो सबसे पहला रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, उसका नाम था अप्सरा, ठीक है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? ये गलत है। देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं चित्तरंजन दास। कौन? ये गलत है, ये CF एंड्रूज नहीं भैया, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। चलो मैं आपको कुछ उपनाम बता देता हूं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कुछ उपनाम मैं आपको बता दिए देता हूं। आगे आ जाओ, दिख रहा है ना आपको? यार थोड़ा सा यार क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अपनी, ठीक है। यदि नहीं दिख पा रहे हैं तो, काफ़ी छोटा हो गया इसमें, ठीक है। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दिख जाएंगे। क्वालिटी बढ़ा लो अपनी, ठीक है। 360 पे ब्लर हो रहा है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखो, अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है सीमांत गांधी, इनका ये उपनाम, यहाँ पर उपनाम है और यहाँ पर व्यक्तियों के नाम है। सीमांत गांधी या बादशाह खान। इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है, इनके उपनाम है ये। MS गोवलकर को गुरुजी। चित्तरंजन दास, अभी मैंने ना देशबंधु, चित्तरंजन दास को देशबंधु। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। जवाहरलाल नेहरू को चाचा। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध महापुरुष, यानी द ग्रैंड ओल्ड मैन। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य। भगत सिंह को शहीद आजम। मदन मोहन मालवीय को महामना मदन मोहन मालवीय। ये पूछा जा सकता है आपसे, यदि पूछा गया तो उपनाम, तो इसके चांसेस बहुत होते हैं मदन मोहन मालवीय के, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी के, अब तो आप जानते हैं, राष्ट्रपिता, बापू, महात्मा, बहुत सारे इनके उपनाम हैं। रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव। लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष। लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेर कश्मीर। सर सैयद अहमद खां को सर सैयद के नाम से जाना जाता है, इनका ये उपनाम है। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। C राजगोपालाचारी को राजा जी कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस नेताजी। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको उपनाम बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। CSIR का प्रथम अध्यक्ष कौन था? देखिए CSIR का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। CSIR का जो अध्यक्ष होते हैं ना वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके जो हेड होते हैं वो, इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो पूछ रहा है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो इसके अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो गया। IMF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। कब स्थापित होता है? 1945 में यार ये स्थापित हुआ था। चलो बताता हूँ कुछ बातें इसके बारे में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अपने सदस्य देशों की, जो उसके मेंबर होते हैं, उनकी वैश्विक आर्थिक स्थिति, यानी उनकी ग्लोबल, यानी उनकी वर्ल्ड में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उस पर नजर रखने का काम करता है ये IMF। यह अपने सदस्य देशों की आर्थिक यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक यानी इकोनॉमिकल और टेक्निकल हेल्प भी प्रदान करता है। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। अच्छा, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ। देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम क्या होता है? जैसे बहुत सारे देश जो हैं जिनके पास पैसों की कमी हो जाती है तो वो IMF से लोन ले लेते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन भी ले लेते हैं। इसके अलावा
आपने देखा होगा कि डॉलर का क्या रेट होगा हमारे रुपये के मुकाबले, या हमारे रुपये का क्या रेट होगा डॉलर के मुकाबले। ये सब चीजें कौन फिक्स करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फिक्स करता है। यहां पर दे रखा है ना, यह है संगठन अंतरराष्ट्रीय विनिमय दरों। विनिमय क्या होता है? एक्सचेंज। जब हम डॉलर से रुपये में एक्सचेंज कराते हैं तो एक्सचेंज कराने का रेट क्या है आखिर। अब डॉलर जैसे अभी की, यदि मैं आज की बात करूं, अभी फिलहाल जिस टाइम पे ये वीडियो बनी है, तो इस टाइम डॉलर जो है वो है लगभग 74 रुपये, 74.5 रुपये के आसपास है डॉलर। तो ये जो निर्धारण करता है, ये किसका काम होता है? आईएमएफ का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा ऐसा नहीं है पूरी तरह से आईएमएफ का होता है, आईएमएफ का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। आप पूछे कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां है? वो है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी और उस समय 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ही आईएमएफ की स्थापना हुई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1945। आपसे केवल इतना पूछा गया, मैंने आपको और ज्यादा जानकारियां भी दे दी हैं। अब आगे पूछ रहा है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? सबको पता है, रामनाथ कोविंद है, ठीक है। अब यदि नहीं पता है तो फिर आपको जरूर पता होनी चाहिए, इतनी बातें तो कम से कम जरूर पता होनी चाहिए। अब आसान से क्वेश्चन रह गए हैं। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वो है एम वेंकैया नायडू। भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? वो है ओम बिरला, ठीक है, स्पीकर जो हैं। और भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वो हैं इस समय, ध्यान से सुनो, ध्यान से, सुनील अरोड़ा नहीं। सुनील अरोड़ा तो 2 दिसंबर 2018 से 12 अप्रैल 2021 थे, 21 तक थे। अब हैं सुशील चंद्र, 13 अप्रैल 2021 से वर्तमान में सुशील चंद्र हैं अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है? सुशील चंद्र। सुनील अरोड़ा तो 12 अप्रैल 2021 तक थे, ठीक है। बात आ रही सबको समझ में? चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, सुभाष चंद्र बोस। इसी के साथ आपका 2020 वाला पेपर होता है खत्म, ठीक है। 2020 वाला आपका पेपर खत्म होता है। अच्छा, इसमें सुशील चंद्रा ना मिले, मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सुशील चंद्रा ना मिले, फिर तो आप सुनील अरोड़ा ही आंसर लगाएंगे, क्योंकि हो सकता है आपका पेपर मार्च में बना हो, क्योंकि ये तो 12 अप्रैल 2021 तक थे ना, तो फिर आपको सुनील अरोड़ा ही आंसर लगाना पड़ेगा। तो ये तो था आपका 2020 में आया हुआ पेपर। अब देखो, अब बात कुल मिला के ये उठती है कि यदि आप लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा मॉडल एक वीडियो में कवर करा दिया जाए, देखो उसमें फिर एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, जैसे मैं बार बार आपको ले जाकर के चीजें समझाता हूं, फिर उसमें ना मुझे डायरेक्ट आंसर बताने पड़ेंगे। पर हाँ, आंसर अपडेटेड आंसर बताऊंगा, जैसे यहां पर ये अपडेट हो चुके हैं कि अब सुशील चंद्र हैं। कई बार मॉडल में आंसर भी गलत होते हैं, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि पूरे मॉडल पेपर की वीडियो बन जाए तो लंबी तो हो जाएगी बहुत, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, बहुत सारे पुरस्कारों से संबंधित टॉपिक हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं दुनिया भर के। यदि आप लोग चाहते हैं तो वो भी बना दी जाएगी, ठीक है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये था चौथा पार्ट हमारा, इससे पहले 3 पार्ट थे, उम्मीद है आपने देखे होंगे, नहीं देखे कोई बात नहीं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स। और यदि आप चाहते हैं कि इसका एक और पार्ट बना दिया जाए तो मैं आज ही शाम उसको अपलोड कर दूंगा बना के। टाइम तो लगेगा, थोड़ी सी मेहनत तो होगी, लेकिन हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग वॉर ऑफ एस्पायरेंट्स।